पिछली वीडियो में हमने देखा था कि ग्वांदाइट और हकाबे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। हकाबे ग्वांदाइट से बोलता है कि क्या आप डेम रोजेंद को देखने आए हैं। इस पर ग्वांदाइट बोलता है कि मैं इलेवेनिया के बहादुर नाइट्स की तलाश कर रहा हूँ। इस पर हकाबे बोलता है कि चाहे वे जितने भी बहादुर हों, लेकिन वे लगोचे के योद्धाओं की तुलना में काफी कम हैं, जिन्होंने भीषण ठंड को भी दूर कर दिया है। ये सब कुछ गैंसे भी देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है कि वो हकाबे द्वारा जीत लिया गया है। आखिर डिमला सोच क्या रही थी, इतने छोटे बच्चे को यहाँ भेजने पर, वो भी अकेले। तभी मोहनदाइद गैंजे की ओर देखता है, जिसे देखकर गैंजे एक स्माइल देती है और अपने मन में सोचती है तो इस तरह वे लगोचे के बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। तभी अकाबे उससे बोलता है कि जब मैंने पहली बार लगोचे का दौरा किया था तो मुझे एक बड़े बर्फ के टुकड़े का सामना करना पड़ा था। मेरे सिर को किसी चीज के टकराने के बाद मैं बर्फीले फर्श पर फिसल गया। भगवान का शुक्र है कि वहां कोई भी देखने वाला नहीं था। यह सुनकर ग्वांजाइथ हंसने लग पड़ता है। अकाबे तभी बोलता है, उस रास्ते पर फ्लोटर और मैं पहली बार मिले थे महाराज। मुझे लगता है कि आपने मेरे बारे में बहुत कुछ सुना है, कि मैं खतरनाक हूँ, दुष्ट हूँ, कि मैं महाद्वीप में खून की तलाश के लिए आया हूँ। मैं कोई भी बहाना आपके सामने पेश नहीं करूंगा, बल्कि मैं इस कहानी को आपको यह बताने के लिए ला रहा हूँ कि कोई भी लगोचे के लिए इतना समर्पित नहीं था जितना फ्लोटर थी। इलेवेनिया के अंधेरे पक्ष की खोज करने के बाद फ्लोटर खुद को सच्चाई को अनदेखा करने के लिए नहीं रोक सकी, लेकिन दुश्मन बहुत शक्तिशाली था और उसे एक बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी। सबके द्वारा यह कहे जाने के बाद कि वो एक कलंक रानी है जिसने अपने देश को धोखा दिया है, लगोचे की खातिर फ्लोटर ने मुझसे संपर्क किया। मैं आपको उसे माफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हालांकि कृपया इस पर कुछ विचार करें कि आखिर फ्लोटर को किस चीज ने मुझसे मदद मांगने के लिए प्रेरित किया था। जो लोग लगोचे की भूमि पर पैर रखते हैं वे भाई बहन माने जाते हैं, हालांकि एक दूसरे की देखभाल करने के बजाय क्या सिर्फ वे अपने आप को नहीं बचा रहे। ये सब कुछ सुनकर गैंसी अपने मन में बोलती है कि यह क्या बकवास कर रहा है, क्या यह पहले से स्क्रिप्ट तैयार करके आया है क्या। तभी बकाबे बोलता है कि ओ महान महाराजा लगोजे की शाश्वत शपथ, कृपया इस दलील पर ध्यान दें और हमारी पुकार सुने। बकाबे की यह बातें सुनकर कुआनजाई थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि मुरझाया हुआ मैंड्रेक, एक मूल्यवान मैंड्रेक जो कि एक जड़ी बूटी है जो लगोचे में इतनी ऊपर पैदा होती है कि उस पर कोई कीमत का टैग ही नहीं लगाया जा सकता। चाहे वो कैसे भी मुरझाया हो, फिर भी मुरझाया हुआ मैंड्रेक अभी भी एक मैंड्रेक है। यह लगोची की कहावत का उपयोग किसी ऐसी चीज के लिए किया जाता है जिसका मूल्य बदलती परिस्थितियों में भी एक समान ही रहता है। मेरे हिसाब से आपके लिए इलेवेनियम मुरझाए हुए मैंड्रेक की तरह है। मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो यह है कि भले ही इलेवेनिया अपने प्राइम में नहीं है, लेकिन फिर भी यह संभालने के लिए एक साधारण विरोधी नहीं है। भले ही लगोचे बाल्टा की सहायता करने में सक्षम नहीं है, लेकिन आप नहीं चाहते कि हम इलेवेनिया की मदद करें। क्या आपकी परिस्थितियां बराबर हैं? वे इस शरीर में शक्ति का दावा क्यों करते हैं जबकि यह बस एक कठपुतली से ज्यादा नहीं है। हालांकि मुझे थोड़ी थोड़ी बात समझ आ गई है। ये देखते हुए कि आपने पुराने शासक का उल्लेख कैसे किया, शायद इन साजिशकर्ताओं में के अवशेष अभी भी लगोचे में ही हैं। आपकी दिलचस्प कहानियों की बदौलत मैं एक रूप से अच्छा समय बिता रहा हूँ। हकावे वेली बिता, मैं किसी दिन इस कर्ज को जरूर चुकाऊंगा। ऐसा कहकर गोअंदाइत वहां से चला जाता है। दोस्तों, गोअंदाइत ने तो कमाल ही कर दिया। हमने सोचा था कि गोअंदाइत हकावे की बातों में आ जाएगा, लेकिन गोअंदाइत ने तो पूरी गेम ही बदल दी। यह सब कुछ सुनकर हकावे बोलता है कि ये बिल्कुल दिमरा के जैसे हैं। सभी लगोचे महिलाएं एक समान हैं, वे संभव हैं पसंद करने के लिए। ये सारी बातें सुनकर फिर गैंजे जोर जोर से हंसने लग पड़ती है। फिर हमें लड़ाई का मैदान दिखाया जाता है जहाँ रोजें एक के बाद एक दुश्मन को पीट कर मैच जीतते जा रही होती है और अब वो सेमीफाइनल जीतकर सीधा फाइनल में पहुंच जाती है। सभी लोग रोजलिन की प्रशंसा कर रहे होते हैं कि उसने 4 सेकंड में ही पहला दौर कंप्लीट कर लिया। शीर्ष 16 में 21 सेकंड, शीर्ष 8 में डिफॉल्ट रूप से जीती और शीर्ष 4 के लिए 3 सेकंड कसमें, और अब वो सेमीफाइनल में जीत गई। आखिर वो इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? इसका मतलब कि अफवाहें झूठी नहीं थी। यहाँ तक कि हर जीत के बाद उसकी सूरवीर की सलामी भी बहुत ज्यादा कूल है। आपको क्या लगता है इसका क्या मतलब है? फिर हमें कैलिक्स को एक बैनर के साथ दिखाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि चाहे पिताजी भी आ जाएं, जीतेगी तो रोसलिन ही। उसे इस तरह देखकर क्लोई सोचती है कि रेड विलबैरो के वारिस ने बाजारों से ऐसा संकेत खरीदा उसकी प्रतिष्ठा पर थोड़ा भी विचार किए बिना। मुझे लगता है कि उसके भाई का प्यार बेजोड़ है। मैंने उससे कहा था कि मुझे एक ऐसा रास्ता दिखाओ जिससे मैं उस पर विश्वास कर सकूं, लेकिन यह सोचना कि वो ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तभी क्लोई को पीछे से आवाज आती है जहाँ एक छोटा लड़का बोलता है कि माँ, मैं बड़ा होकर डेम रोजन के साथ शादी करना चाहता हूँ। उसकी माँ बोलती है कि तुम नहीं कर सकते प्रियो, हमारी स्थिति उनसे काफी दूर है। ये सुनकर क्लोई कैलिक्स से बोलती है कि अरे, तुम्हारा भविष्य जीजा जी तो बहुत दबंग है सर कैलिक्स, हालांकि उम्र का अंतर आपको परेशान नहीं कर रहा।
इस पर कैलिक्स बोलता है कि प्लीज मुझे चिढ़ाना बंद करो, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी प्रसिद्ध है। फिर हमें बहुत सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जो डेम रोजिन की काफी ज्यादा फैन होती हैं। वो रोजिन को चीयर कर ही रही होती हैं, लेकिन तभी उनमें से एक लड़की रेलिंग से गिर जाती है। तभी रोजिन की नजर उस गिरती हुई लड़की पर पड़ जाती है और वो सीधा दौड़कर उस लड़की के पास चली जाती है, उस लड़की को सही सलामत बचा लेती है। यह देखकर वो लड़की काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर रोजिन उसे बोलती है कि इस तरह रेलिंग पर झुकना काफी ज्यादा खतरनाक है। अरे ये क्या, तुम्हारे कपड़े तो फट गए हैं। ये देखकर रोजी अपनी जैकेट उतारती है और उस लड़की को दे देती है। वो लड़की बोलती है कि डेम रोजिन, मैं कैसे इसके लिए आपको चुकाऊंगी, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। इस पर रोजी बोलती है कि मुझे बस इस बात की खुशी है कि तुम ठीक हो, और हाँ, इन कपड़ों को वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। ये देखकर उसकी सारी फैंस काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती हैं और कहती हैं कि डेम रोजिन, आप तो बहुत ही ज्यादा कूल हो। फिर हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि रोजिन के बारे में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है कि डेम रोजिन के प्रकट होने के बाद भीड़ अलग तरह से रिएक्ट कर रही है। तभी दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मेरा बेटा उसका कटर फैन बन गया है, वो शूरवीर बनने के बारे में बड़बड़ाना बंद ही नहीं करता है। फिर पहला आदमी दोबारा बोलता है कि इतनी अविश्वसनीय ताकत, यह स्पष्ट है कि आगे क्या होगा, मुझे पूरा यकीन है डेम रोजिन ही जीतेगी। फिर वो आदमी एक आगे आ रहे व्यक्ति से टकरा जाता है और तभी वो उससे माफी मांगने लग पड़ता है। उस व्यक्ति को देखकर वो आदमी काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो फिर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं सुझाव दूंगा कि तुम अपने कार्य और शब्दों को देखो, वैसे भी इन तरह की जगहों में तुम कभी नहीं जानते कि कौन सुन रहा है। मैंने सही कहा ना। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सम्राट के पहले कावलरी ऑर्डर के फ्रोस्पेयर के उप कप्तान मार्टिन है, और यह इस फाइट का फाइनलिस्ट है जो कि रोजन के साथ फाइनल में लड़ेगा। फ्रोस्पेयर सम्राट का पहला काबिल ऑर्डर, ये सम्राट का आर्म लाइट्स का ग्रुप है जिसमें से सबसे मजबूत और सबसे वफादारी हिस्सा हो सकते हैं। मार्टिन को देखकर क्लोई बोलती है कि सर मार्टिन, वो तो हर मैच में अविश्वसनीय था, लेकिन अगर वो फ्रोस्पेयर का उपकप्तान है तो इसका मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने का क्या कारण हो सकता है। यह शायद पहली बार है जब फ्रोस्पेयर से कोई भाग ले रहा है। इस पर कैरिक्स बोलता है, हाँ लेकिन क्यों। फिर क्लोई बोलती है कि पता नहीं, शायद उन्होंने भाग लेने का ऐसा ही विकल्प बना लिया हो, या फिर शायद कोई ऐसा अपोनेंट है जिसके साथ वो लड़ाई करना चाहते हैं। फिर हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि रोजी को देखता है और सोचता है कि रोजेन एस्थर, दूसरे राजकुमार की रक्षक, उसकी भाला, उसकी तलवार और उसकी तीर, एक राक्षसी मानव और हीरोइन और मेन कैरेक्टर जो ये सब करता है। मुझे आश्चर्य है कि उसकी राक्षसी शक्तियां कितनी अशुभ और शक्तिशाली हैं। मुझे आखिरकार उसे देखने का मौका मिलेगा। फिर हमें कैलिस को दिखाया जाता है जिससे क्लोई पूछती है कि फ्रोस्पेयर के साथ क्या आपको पता है कि शूरवीरों के कितने समूहों ने जॉन ट्रेनिंग का अनुरोध किया है। भले ही हम इस सच पर विचार करें कि साम्राज्य में हमारे पास सबसे शक्तिशाली राक्षसी मानव है, फिर भी ये बहुत ज्यादा था। हमने निश्चित रूप से हर प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, लेकिन आप शूरवीरों को जानते हैं कि वे स्वभाव से शुद्ध और सीधे हैं। मैं यह कह रही हूँ कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सर मार्टिन औरतों के प्रति काफी नरमी बरताते हैं और वे उनके प्रति काफी दयालु हैं। फिर रेफरी उन्हें नियम बताता है कि हथियारों की अनुमति है, शारीरिक झगड़ों की भी अनुमति है, लेकिन छुपाए गए हथियार या जहर की नहीं। जीत की शर्तें अपने अपोनेंट को युद्ध के मैदान से बाहर निकालना, प्रतिभागी द्वारा हार मानना, या जब आपको युद्ध करने में असमर्थ समझा जाता है। कृपया एक क्षण के लिए अपने अपोनेंट को सम्मान के साथ नमस्कार करें। फिर मार्टिन और रोजिन दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं और फिर दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। हाथ मिलाते वक्त मार्टिन सोचता है कि इसका हाथ तो बहुत ही छोटा है, वो अपने आकार में इतना कुछ हासिल कैसे कर पाई। मैंने सुना है कि उसने अपनी उंगली से ही एक हत्यारे का सिर काट दिया था। कहीं इसकी मांसपेशियां अलग तरह से तो नहीं बनी हैं। तभी रोजिन बोलती है कि एक्सक्यूज मी, अब आप मेरा हाथ छोड़ सकते हैं। फिर मार्टिन उसका हाथ छोड़कर बोलता है कि डेम रोजिन, मेरा एक अनुरोध है। मेरी राय है कि आपने अभी तक अपने मैचेस में अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया है। मेरे लिए पीछे मत रुको, अपनी पूरी क्षमता के साथ लड़ाई करो। तभी रोजिन अपने साथी की ओर देखती है और मार्टिन से कहती है कि उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। इस पर मार्टिन बोलता है, लेकिन ऐसा क्यों। रोजी बोलती है, अगर मैं अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगी तो मेरा ओपोनेंट मर जाएगा। कैप्टन ने मुझे चेतावनी दी है कि मैं कभी भी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल ना करूं। इस पर मार्टिन बोलता है कि सर स्टेस बहुत बुद्धिमान है ऐसा कहने के लिए मैं समझ सकता हूं। वैसे भी उन्होंने कहा था कि इसने एक आदमी को भी सेफ फाड़ दिया था। फिर इसी के साथ उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच मार्टिन बोलता है कि अच्छा फिर ऐसा कैसा रहेगा, तुम बस अपनी ताकत पर लगाम लगा दो जिससे तुम मुझे मार ना पाओ। इसके अलावा कुछ भी ठीक है, यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो मेरे खातिर मेरे साथ खेलें। मैंने इस पल का इतना लंबा इंतजार किया है कि आप जानते हैं। फिर रोजिन एकदम से पीछे हट जाती है और कहती है, ठीक है फिर।
शुरू-शुरू में तो सभी दर्शक काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि यह तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार फाइट है, लेकिन धीरे-धीरे सभी बोर होने लग पड़ते हैं और बस यही सोच रहे होते हैं कि आखिर ये लड़ाई कब खत्म होगी। और फिर 1 घंटा 13 मिनट और 29 सेकंड के बाद आखिरकार लड़ाई खत्म हो जाती है, जिसके विजेता कोई और नहीं बल्कि हमारी रोसलिन नहीं होती है। लड़ाई के खत्म होने के बाद सम्राट हंसते हुए बोलता है कि मैंने सोचा था कि वो जांग कुश्ती में जीतने के करीब आ गया है, यह बहुत बुरा हुआ। वहाँ पीछे रिचार्डिस भी होता है, जो कि बोलता है कि डेव रोजिंग राक्षसी ऊर्जा का उपयोग करके अपने शरीर को आसानी से मजबूत कर सकती है, लेकिन सर मार्टिन वास्तव में शानदार हैं। कोई आश्चर्य नहीं है कि वो मामाइम के गार्डियन नाइट हैं। फिर रिचार्डिस अपने मन में बोलता है कि हालांकि प्रतियोगिता ने एक अजीब मोड़ ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि यह ठीक रहा क्योंकि उसे मजा आ रहा था। फिर सम्राट रोजिंग के पास जाता है और अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहता है कि अपना सिर ऊपर उठाओ विजेता। ये सुनकर रोजिन अपना सिर ऊपर उठाती है। फिर सम्राट बोलता है कि यह कितना शानदार मैच था, यह फाउंडेशन के महीने को बनाने के लिए एकदम सही था। तभी रोजिन की नजर रिचार्डिस पर पड़ती है। रिचार्डिस रोजिन की ओर देखता है और कहता है कि तुम्हारी जीत के लिए बधाई हो। रिचार्डिस को इस तरह खुश देखकर रोजिन भी खुश हो जाती है। फिर तभी सम्राट बोलता है कि तो फिर इसी के साथ मैं तुम्हें इस तलवार के साथ इनाम दे रहा हूँ। फिर रोजिन उस तलवार को लेकर सामने की ओर गाड़ देती है और कहती है कि इदिल बीम के नीचे सबसे महान ये सोचना कि मैं आपको महामहिम को सम्मान और गौरव प्रदान करने की स्थिति में रहूंगी, यह एक महान आदर है दोनों रेड बिलवैरो के नाम और मेरे विनम्र नाम के लिए। शानदार इलावेनिया, इसकी बाढ़ और इसकी ढाल रेड बिलवैरो की डेम रोजलिन, यह उस तलवार का नाम है जो सबसे कठिन स्थानों में भी सबसे तेज और तीखी चमकेगी। ये सुनकर सम्राट काफी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से हंसने लग पड़ता है और कहता है कि जैसा कि रेड बिलवैरो से कामना की थी। ये देखकर बाकी के नाइट्स भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी मैक्रोन भी वहाँ एक चील के रूप में आकर रोजिन के हाथ में बैठ जाती है और फिर रोजिन कहती है कि इलावेनिया हमेशा के लिए खड़ा रहेगा आपकी तरफ से इदलबीम की महिमा के साथ महामहिम। लेकिन तभी इन सब के बीच में रोजिन की नजर दियास पर पड़ती है, जो कि रो रहा होता है। उसे देखकर रोजिन सोचती है कि इसके एक्सप्रेशन के साथ क्या है। इस शानदार धूप वाले दिन पर कोमल हवा पर फड़फड़ाते हुए फूलों के साथ जश्न मनाने वाले नागरिकों के बीच आखिर यही एकमात्र आत्मा क्यों है जो इतनी शौक से रो रही है। तभी रेमंड भी वहां आ जाता है और वो काफी ज्यादा खुश होता है। वो सीधा रोजिन को अपने हाथ में उठा देता है और कहता है कि रोजिन मेरी प्यारी कीमती छोटी पूर्व नाइट। तभी बाकी के नाइट्स भी वहां आकर रोजिन को बधाई देने लग पड़ते हैं। सभी रोजिन की प्रशंसा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से आवाज आती है कि ओह ऐसा लगता है कि हमने आपकी सेलिब्रेशंस में रुकावट डाल दी है। वे सभी सामने की ओर देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि गुआनदाइत और डिमरा होते हैं। फिर गुआनदाइत थोड़ी देर के लिए सोचता है और फिर रोजिन से कहता है कि आपकी जीत पर बधाई डेम रोजिन, मैं आपके वीरतापूर्ण प्रदर्शन से सबसे अधिक प्रभावित हुआ हूँ। इस पर रोजिन गुआनदाई से बोलती है कि धन्यवाद बिफेरम। तभी दिमरा भी बोलती है कि मुझे खुशी है कि हम इलावेनिया में हमारे आखिरी दिन ऐसी खुशी की जीत देखने में सक्षम रहे। इस पर कैलिस बोलता है कि क्या आप अभी जा रही हैं परदादी। दिमरा बोलती है कि हम पहले ही निकल जाने वाले थे, लेकिन हमने अपना आना लेट कर दिया जब हमने सुना कि रोजिन इस भव्य आयोजन में भाग ले रही होगी। फ्लोटर को हटाना केवल शुरुआत थी, अभी और भी बहुत कुछ करना है, खासकर जब से बाल्टा राजकुमार ने विफेरम की ओर इशारा किया कि उसके अवशेष अभी भी लघुचिम में बने हुए हैं। तुम्हारे पास एक सच्चे योद्धा के हाथ हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये आपको अनगिनत खतरों और संघर्षों के माध्यम से देखेंगे। कहला सरताया के प्यारे बच्चों, सरताया एक कभी न बुझने वाली अग्नि है। ये सबसे भयानक अंधकार को भी रोशन कर देती है और सबसे मजबूत बर्फीले तूफान का भी सामना कर सकती है। यह लपटें झिलमिला और छोटी हो सकती है, लेकिन यह अंत में जीवन में वापस आ जाएगी। हो सकता है कि आप दोनों इस गर्म विदेशी धरती पर पैदा हुए हों, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी आत्माएं मुझसे अलग नहीं हैं। यही मेरे तुम दोनों के लिए आखिरी शब्द हैं। फिर दूसरी तरफ हमें हकाबे को एल्पेडियो के गाल पर किस करते हुए दिखाया जाता है। एल्पेडियो थोड़ा अजीब सा महसूस करके कहता है कि तुम्हारा स्वागत है राजकुमार हकाबे। हकाबे बोलता है इस तरह के रिसेप्शन के लिए धन्यवाद राजकुमार एल्पेडियो। फिर हकाबे अपने मन में बोलता है कि इसका रिएक्शन रिचार्डिस की तुलना में बहुत अधिक मनोरंजक है। फिर वे दोनों बैठ जाते हैं। तभी हकाबे बोलता है कि क्या प्रभावशाली टूर्नामेंट था। मैंने केवल डेम रोजन की पराक्रम की कहानियां सुनी थी, लेकिन ये पास से तो और भी ज्यादा भयंकर थी। मैं देख सकता हूँ कि इलेवेनिया का भविष्य कितना उज्जवल होगा। यह सुनकर एल्पेडी अपने मन में बोलता है कि क्या इस जोंग को पता है कि वो मेरे सामने किसकी तारीफ कर रहा है। फिर एल्पेडी उससे बोलता है कि मेरे भाई रिचार्डिस को बाल्टस से घर जाते समय सबसे भयानक घटना का सामना करना पड़ा, इसलिए मुझे वास्तव में राहत मिली है कि वो अब कुछ देर के लिए शांति का आनंद ले रहा है। मगर इलावेनिया की धमकियां अभी भी बड़े पैमाने पर बनी हुई हैं। मुझे चिंता है कि ब्लैक मून एक बार फिर हमारे साम्राज्य पर संकट लाने के लिए उभरेगा। इस
पर हकाबे बोलता है कि हाँ ब्लैक मून, मुझे यकीन है कि उन्हें भी काफी नुकसान हुआ है। आखिरकार उन्होंने लेवेनिया में इतने शक्तिशाली लोगों के अस्तित्व की उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि निश्चित रूप से उनके पास रोजन के बारे में कुछ नहीं होगा, यहाँ तक कि इस दिव्य साम्राज्य के लोग भी अंधेरे में थे। उसकी पहचान इतनी अच्छी तरीके से छिपाई गई थी कि वो संकट के उस पल में आशा की किरण की तरह थी। वास्तव में कितना भाग्यशाली था। यह सुनकर एलपीडी अपने मन में बोलता है कि क्या यो कह रहा है कि हम उसके बारे में पहले से नहीं जानने के लिए दोषी हैं? ये दिलेर लुटेरा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत है, इसलिए मेरे पास इस अपमान को झेलने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। फिर एलपीडी बोलता है कि मैं यह केवल आशंका में कहता हूँ राजकुमार हकाबे, जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल के समय दूर दूर से लोग यहाँ आसपास लेवेनिया घूमने आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि छाया में छुपे हुए लोगों के लिए यह एक सही अवसर है? तो जब तक आप यहाँ हैं तो जरूर कुछ करें। तभी हकाबे एकदम से उठ जाता है और जोर जोर से हंसकर चिल्लाने लगता है कि एक अवसर, वाकई ही यह कितना गंदा है, एक अवसर वास्तव में। ये देखकर एलपीडी अपने मन में सोचता है कि किसने सच में अपना दिमाग तो नहीं खो दिया, इसमें इतना हंसने की क्या बात है। तभी हकाबे बोलता है कि हाँ आप सही हो राजकुमार एल्पेदियो, मैं वास्तव में यहाँ एक अवसर जीतने के लिए ही आया हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ हमें हैसा को दिखाया जाता है, जो कि रोजिन का मेकअप करके उसे काफी ज्यादा सुंदर बना देता है। ये देखकर लेडीसी बोलती है कि तुम तो मुझसे भी बेहतर हो। हैसा बोलता है कि मैंने नौकरानी से कुछ तरकीबें सीखी हैं, मैं काफी निपुण हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। हैसा रोजिन से पूछता है कि क्या आप सीधे हाउस बिगहोन सीप के लिए जा रहे हैं? रोजी बोलती है हाँ, रेमंड ने कहा था कि अगर मैं वहां आऊंगी तो मुझे बहुत स्वादिष्ट भोजन दिया जाएगा। फिर दोनों लेटिसिया और रोजिन गाड़ी पर बैठ जाती हैं। ऐसा बोलता है कि आपका समय अच्छा हो डेम रोजिन, डेम लेटिसिया। फिर रोजिन और लेटिसिया वहां से चले जाते हैं। फिर ऐसा वापस जाने लगता है। वो सोचता है कि अब डेम रोजिन के कमरे को साफ करने का समय आ गया है और मेरे जैम को भी खत्म करना है। लेकिन तभी ऐसा को याद आता है कि उसने गैस को नहीं रख दिया है। ये देखकर ऐसा काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सोचता है कि अगर यह जल गया तो मैं क्या करूंगा। डेम रोजिन वास्तव में इसे चखने के लिए उत्सुक थी। फिर ऐसा किचन के लिए एक शॉर्टकट ले लेता है। फिर ऐसा वहां रुक जाता है और बोलता है कि यहाँ से कोई भी नहीं आता है, इसलिए अगर मैं अपने पैरों को थोड़ा सा मजबूत करूँ तो। लेकिन तभी एकदम से ऐसा को कुछ महसूस होता है और वो पीछे की ओर देखता है। उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि एक बाल्टा का सैनिक होता है, जो जोर से ऐसा को मुक्का मारता है, उसे जमीन पर पटक देता है। तभी सामने से एक व्यक्ति आता है और कहता है कि इसके साथ इतना कठोर मत बनो। सुन, ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राजकुमार हकाबे होता है। हकाबे उससे कहता है कि तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो, कितना देनी है। हाथापाई के लिए क्षमा करें, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, तो मुझे सीधा मुद्दे पर आने दो। ऐसा दोस्तों, आपको क्या लगता है आखिर हकाबे ऐसा के साथ ऐसा क्या करेगा? दूसरी तरफ सीव एस्टेट को देखकर रोजलिन काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और फिर रेमंड उन दोनों का स्वागत करता है। तभी रेमंड को कुछ जरूरी काम याद आ जाता है, जिसकी वजह से वह वहां से चला जाता है और रोजिन और लेटिसिया दोनों महल के अंदर चली जाती हैं, जहाँ नौकर उनका काफी ज्यादा अच्छे से स्वागत करते हैं। ये सब कुछ देखकर लेटिसिया काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन तभी उसे एकदम से पीछे से काफी जोरदार आवाज आती है। वो पीछे घूमती है और देखती है कि काफी ज्यादा नौकर बैंड बाजा बजाकर उन दोनों का स्वागत कर रहे हैं। तभी बिल्कुल रेमंड की तरह दिखने वाला एक व्यक्ति वहां आ जाता है और कहता है कि आपका बिगोन शिप मैंसन में स्वागत है। उसे देखकर लेटिसिया एकदम से हैरान हो जाती है कि सर रेमंड यहाँ कैसे आ गए। वो व्यक्ति बताता है कि मैं सर रेमंड का भाई हूँ। रेमंड का भाई रोजी का स्वागत करता है और तभी रेमंड और क्लोई भी वहां आ जाते हैं, जो कि एक दूसरे को प्यारे प्यारे नामों से बुला रहे होते हैं। यह सब कुछ देखकर लेटिसिया सोचती है कि यार कोई तो मुझे अभी के अभी वापस पैलेस ले जाओ। फिर वे तीनों आपस में कुछ बातें करने लग पड़ते हैं। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ हमें रोजिन और लेटिसिया को दिखाया जाता है, जो कि खाना खाने की तैयारी कर रहे होते हैं। रेमंड और क्लोई भी वहां होते हैं, जो एक दूसरे के साथ किस कर रहे होते हैं। ये सब कुछ देखकर लेटिसिया सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने सीरियल का रोमांस देखना इतना कष्ट भरा हो सकता है। तभी मिस क्लोई भी उनके पास आ जाती है। क्लोई को देखकर रोजिन से बोलती है कि मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ मिस क्लोई। मिस क्लोई बोलती है कि हाँ बिल्कुल पूछो। रोजी बोलती है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अभी अभी अपने होंठ रेमंड के होंठों के साथ क्यों दबाए। ये सुनकर लेटिसिया सोचती है कि अरे यार, मैंने इनकी आंखें ढकने के बारे में क्यों नहीं सोचा। तभी मिस क्लोई बोलती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। इस पर रोजी बोलती है कि क्या एक दूसरे से प्यार करने वाले लोगों के लिए क्या यह एक सामान्य बात है? क्लोई बोलती है हाँ बिल्कुल, किस करना एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक दूसरे के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर सकते हो। तभी रोजिन पूछती है कि माथे पर किस का क्या यह भी ऐसा ही है? ये सुनकर वे दोनों हैरान रह जाते हैं। तभी क्लोई पूछती है कि माथे पर किस का मतलब कई बातें हो सकती हैं। डेम रोजिन, क्या किसी ने तुम्हें किस किया है?
फिर रोजेन उन दोनों को रिचार्डिस के बारे में बता देती है। ये सुनकर क्लोई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और मन में सोचती है कि माँ महिम, उस चेहरे के साथ आप पूरे राज्य को जी सकते हैं, लेकिन आप अभी तक बस माथे पर एक किस्सी दे सके। आपको इस उम्र में बेहतर बताना चाहिए। फिर क्लोई रोजेन से बोलती है कि माँ महिम आपको बहुत ज्यादा सम्मान देते होंगे रोजलिन, आखिर मैं तुम्हें इसे कैसे समझाऊं। दूसरी तरफ लेटिसिया सोच रही होती है कि आज मैंने जो भी यहाँ कुछ देखा है या सुना है, काश मैं इसे भूल पाती। तभी क्लोई बोलती है कि खैर तुम देख सकती हो कि माँ महीम अक्सर अपने नाइट्स के माथे पर किस करते हैं। यह उनके लिए शुभकामनाएं देना और उन्हें आशीर्वाद देने का एक तरीका है। आपने यह नहीं देखा होगा क्योंकि वे सिर्फ उनके साथ ही ऐसा करते हैं जिन्हें उन पर ट्रस्ट है। और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ डेम रोजलिन, आपके लिए आशीर्वाद लौटाना पूरी तरह स्वीकार्य है। यह सुनकर रोजिन बोलती है कि सच में। क्लोई बोलती है बिल्कुल, क्या आपको नहीं लगता कि मामा इनको अपने नाइट्स के द्वारा शुभकामनाएं दिए जाने पर खुशी होगी। रोजी बोलती है मैं समझ गई, हाँ उन्हें बिल्कुल खुशी होगी। फिर क्लोई बोलती है हाँ बिल्कुल वे खुश होंगे, उनकी खुशी चांद तक होगी। फिर क्लोई अपने मन में सोचती है कि माँ मई, आप मुझ पर इसके लिए एहसानमंद हैं। काफी देर के बाद लेटिसिया और रोजिन वहां से वापस चली जाती हैं। गाड़ी में बैठकर लेटिसिया बोलती है कि आज बहुत कुछ हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, शायद मैं इसे भूलना ही चाहती थी। तभी लोजिन बोलती है मुझे माफ कर देना लेटिसिया, ड्रेस की फिटिंग के लिए मैंने जितना सोचा था उससे कई अधिक समय लग गया। इस पर लेटिसिया बोलती है ओ प्लीज माफी ना मांगे डेम रोजिन, मैं आपको इसके लिए दोष नहीं दे रही थी। ड्रेस की फिटिंग में हमेशा कुछ समय लगता है। यह बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकली गई थी, इसलिए मैं भारी थी कि मिस ग्लो ने हमें सबसे पहले आमंत्रित किया। लेकिन तभी लेटिसिया के दिमाग में वो सारी बातें याद आने लग पड़ती हैं, जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि अरे यार, ये तो सब कुछ मेरे दिमाग में वापस आ रहा है। तभी वे दोनों वापस महल में पहुंच भी जाते हैं। काफी देर के बाद रात के समय रोजिन कहीं जा रही होती है। तभी वो सामने की ओर देखती है और वो देखती है कि हैसा सामने बैठा हुआ है। रोजिन हैसा से पूछती है कि क्या कुछ गलत है। हैसा बोलता है कि यह इतना सीरियस नहीं है, लेकिन मैंने कुछ खो दिया है, क्या आप उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगी। ऐसा कहकर ऐसा रोजिन को काफी दूर ले जाता है। वहां जाकर रोजिन उससे पूछती है कि क्या तुम पहले भी यहाँ तक आए थे ऐसा, आखिर तुमने यहाँ क्या खोया है। तभी ऐसा रुकता है और रोजिन से कहता है कि कृपया बस ये जो भी कहना चाहता है सुन लीजिए डेम रोजिन, मैं जानता हूँ कि यह मामहीम के विरोधी पक्ष में है, लेकिन तभी हकाबे सामने से आ जाता है, जिसे देखकर रोजी एकदम से चौंक जाती है और उसके मानो होश ही उड़ गए हों। वे हैसा से पूछती है कि हैसा इसका क्या मतलब है। हैसा बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने आपको धोखा दिया, मुझे नहीं लगा था कि अगर मैं आपको सच बताऊंगा तो आप यहाँ आएंगी। यह सुनकर रोजी थोड़ी देर सोचती है और फिर उसके सिर पर हाथ मारती है और कहती है कि अभी के अभी छात्रावास में वापस जाओ, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगी। फिर हकाबे रोजिन से बोलता है कि आखिरकार हम मिल ही गए, काफी ज्यादा लंबा समय हो गया है रोजिन। ऐसा कहकर हकाबे रोजिन को हक करने वाला होता है, लेकिन रोजिन उससे दूर हट जाती है और कहती है कि नमस्कार महामहिम बाल्टा के प्रथम राजकुमार। उसे हटते हुए देखकर हकाबे बोलता है कि मैं तो तुम्हें बस ग्रीट करने का प्रयास कर रहा था। इस पर रोजिन बोलती है कि मैं तो ऐसा नहीं करूंगी, यहाँ इलावेनिया में कोई भी किसी के बिना मतलब के पास नहीं आता अगर वो उसका करीबी ना हो। यह सुनकर हकाबे बोलता है कि ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हें एक दो चीजें सिखा दी हैं। फिर दखलंदाज मूर्ख कहेंगे। अच्छा तो कि दो करीबी लोगों के बीच संपर्क करना ठीक है। रोजिन रिचार्डिस के बारे में सोचती है और कहती है कि हाँ शायद ऐसा ही है। अच्छा तो अगर यहाँ मेरी जरूरत नहीं है तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। तभी हकाबे अपने घुटनों में झुक जाता है और कहता है कि रोजिन असल में कुछ है, तुम कैसा महसूस कर रही हो। रोजी बोलती है बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल। हकाबे बोलता है क्योंकि तुम्हें अपनी गर्दन नीचे झुकाने पड़ रही है इसलिए। इस पर रोजी बोलती है नहीं, यह आपकी वजह से है। हकाबे बोलता है तुम्हें इसका आनंद लेना चाहिए रोजिन, एकमात्र व्यक्ति जो मुझे आंखें नीचे कर कर देख सकता है वो एक सलाहदोन है, और जल्द ही वो भी नहीं रहेगा क्योंकि वो काफी ज्यादा बीमार है। एक दिन सभी लोग मेरी ओर वैसे ही देखेंगे जैसे मैं आपकी ओर देखता हूँ। हालांकि यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपको मुझ पर हमेशा नजर डालने का अधिकार होगा। बाल्टा का हिक्सला आपको अपना प्यार समर्पित करेगा और सदैव आपके सामने श्रद्धा से घुटने टेकेगा। यह सुनकर रोशनी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। तभी हकाबे बोलता है कि मैं आपके जवाब के लिए आपको दबाव नहीं डाल रहा हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि आप मेरा यह प्रस्ताव याद रखें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब आपको एहसास होगा कि इलावेनिया ने आपको निराश किया है।
जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, लिविदा के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। क्या आपको समझ आया कि मैं क्या कह रहा हूँ? इस पर रोजी बोलती है कि आप यह कह रहे हैं कि अगर मैं लिविदा आऊंगी तो आप मेरे लिए दरवाजे खोल के रखेंगे। इस पर हकाबे हंसने लग पड़ता है और कहता है कि मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ रोसलिन। मैं आपका हाथ मांग रहा हूँ। मैं इतनी दूर इलेवेनी तक इसलिए नहीं आया था कि मुझे ठुकरा दिया जाए, और इसलिए मैं आपके सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखूंगा जिसे आप मना नहीं कर पाएंगी। जिस क्षण आप मेरा प्रस्ताव स्वीकार करती हैं, उसी क्षण बाल्टा का पूरा राज्य इलेवेनी के दूसरे राजकुमार रिचार्डिस का पक्ष लेगा। जब तक आप चाहें, चाहे यह पूरी उम्र के लिए क्यों ना हो, मैं अपना पूरा जीवन उसे एलपीडी और सम्राट से बचाने में समर्पित कर दूंगा। मुझे आशा है कि आप इसकी सराहना करेंगी। यह मेरी ओर से भी एक महत्वपूर्ण निर्णय है, और मैं ऐसा प्रस्ताव देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं आपको इतना ही चाहता हूँ। तभी हकाबे अपने गले से अपना लोकर निकालता है और रोजिन के गले में डाल देता है और कहता है कि यह मेरे वादे का प्रतीक है। फिर हकाबे रोजिन के गले से रिचार्डिस के द्वारा दिए गए लॉकेट भी उतार देता है और कहता है कि मैं अच्छी खबर सुनने के लिए उत्सुक हूँ। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है और रोजिन वहां अकेली ही रह जाती है। फिर रोजिन अपने गले में हकाबे के द्वारा दिए गए लॉकेट को देखती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर वो करे क्या। थोड़ी देर बाद महल में पहुंचने के बाद रोजी हंसे से पूछती है कि क्या तुम ब्लैक मून के सदस्य हो? ऐसा ऐसा बोलता है, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बस। फिर हैजा रोजिन को उनके बीच हुई बातों के बारे में बताता है, जिसमें हकाबे बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि यहाँ तुम्हारे जैसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। मैं भले ही राजकुमार के विरोधी पक्ष में हूँ, लेकिन मैं किसी तरह से भी उनका दुश्मन नहीं हूँ। तुम्हें इसके बारे में सावधानी से सोचना चाहिए। दूसरे राजकुमार के बारे में ऐसा लग सकता है कि वो सुरक्षित स्थिति में है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम्राट ने उसे कई बार मौत के घाट उतारा है, और डेम रोजन को हमेशा उसके साथ रहना होगा। ऐसे खतरों के सामने आने पर सबसे शक्तिशाली राक्षसी मानव भी नष्ट हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर रोजिन हैसल से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंतित हो हैसा, लेकिन हमारा वाइट नाइट ऑर्डर केवल राजकुमार जायडिस के लिए है। इस अवसर पर तुम अपने दायित्वों का पालन करने में असफल रही हो। हमारा काम मामाइम की रक्षा करना है, जो मुझे न केवल जोखिम भरे काबे के द्वारा बचने का तरीका मिल रहा है, बल्कि उसके द्वारा सुरक्षा भी मिल रही है। तो मुझे इसे ले लेना चाहिए, व्हाइट नाइट ऑर्डर के वरिष्ठ नाइट रोजिन की तरह। यह सुनकर हैसा रोने लग पड़ता है और कहता है कि डेम रोजिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूँ। तो कृपया ऐसा ना करें। थोड़ी देर के बाद राजकुमार रिचार्डिस के महल में रोजी उसके कमरे के बाहर पहुंच जाती है। वो जाकर देखती है कि राजकुमार रिचार्डिस अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। रोजी उसके कमरे के अंदर आ जाती है और तभी उसकी नजर रिचार्डिस के गले पर लॉकेट पर पड़ती है, जो कि रोजी ने खुद ही दिया होता है। यह देखकर रोजी काव्य के द्वारा दिए गए लॉकेट को छूती है और अपने आप को शीशे में देखती है। लेकिन तभी उसको हकाबे के द्वारा कही गई बात याद आती है कि जिस क्षण वो उसका प्रस्ताव एक्सेप्ट करेगी, उसी क्षण बाल्टा इलेबेनिया के दूसरे राजकुमार रिचार्डिस का पक्ष ले लेगा। फिर रोजिन सोचती है कि इनकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ। फिर अगले दिन सुबह के समय रिचार्डिस सोया होता है, लेकिन तभी वो एकदम से किसी को हक कर लेता है। ये कोई और नहीं बल्कि रोजिन होती है, जो कि रिचार्डिस के पास ही सो गई होती है। तभी रिचार्डिस को रोजन के बाल महसूस होते हैं और उसकी आंखें खुल जाती हैं और सामने की ओर देखकर चौंक जाता है कि उसके सामने तो रोजन सोई हुई है। रिचार्डिस एकदम से हड़बड़ा जाता है और सोचता है कि ये क्या, कब और ये कैसे हुआ? जब ये हो रहा था तो मैं उठा क्यों नहीं? लेकिन तभी रोजन भी रिचार्डिस को हक कर लेती है और रिचार्डिस रोजन की ओर देखता है, जिससे रिचार्डिस का दिल फट जाता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी रिचार्डिस की नजर बाहर की तरफ पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि सुबह हो गई है और शेरन भी जल्द यहाँ आ जाएगा। ये काफी आराम से सो रही है, इसलिए इसे उठाना मुझे काफी बुरा लग रहा है। लेकिन तभी रिचार्डिस की नजर रोजिन के गले में लगे लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर वो सोचता है कि ये क्या, ये तो बाल्टा के शाही परिवार की निशानी नहीं है। यह पक्का हकाबे होगा, उसने पक्का इसे संपर्क किया होगा। वो इसे अपना सब्जेक्ट बनाने के लिए, आमंत्रित करने के लिए एक शाही परिवार की निशानी नहीं देगा। और यह काफी अजीब बात है कि इसने उसे यह हार पहनाने दिया। उसने पक्का कुछ आकर्षक प्रस्ताव दिया होगा। शायद इसे यह पता ही नहीं कि इसने गले में क्या पहना है। और क्या यह संभव है कि इसे यह सच में पता हो कि इसने यह क्या पहना है? रिचार्डिस यह सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी डेवी रोजन की आंखें खुल जाती हैं। रिचार्डिस रोजन से पूछता है कि क्या तुम ठीक ढंग से सोए रोजन?
रोजलिन एकदम से उठ जाती है और कहती है कि माँ महिम, मैं तो बस असल में जब मैं यहाँ पहुंची थी तो आप सो रहे थे और मैं आपको देख रही थी, लेकिन तभी रोजिन को लॉकेट के बारे में याद आती है और वे उसे छुपा लेती है। जिसे देखकर रिचार्डी सोचता है कि इसके रिएक्शन से मुझे पता चल गया है कि वो अच्छी तरह से जानती है कि उसने गले में क्या पहना है। फिर रिचार्डी रोजिन से बोलता है कि तुम्हारी कल की यात्रा कैसी रही, उम्मीद है सब कुछ ठीक रहा होगा। रोजिन बोलती है जी माँ महिम। फिर रिचार्डी दोबारा पूछता है कि कहीं कुछ परेशानी वाली बात तो नहीं हुई। रोशनी उसे सिर हिलाकर मना कर देती है, जिस पर रिचार्डिस कहता है कि अच्छा ठीक है, सुनकर अच्छा लगा। काफी देर के बाद रिचार्डिस अपने ऑफिस में बैठा होता है और कहता है कि ऐसी कुछ चीजें हैं जो रोशनी के दिल को झकझोर सकती हैं। भोजन, परिवार, दोस्त और राजकुमार रिचार्डिस की सुरक्षा। हगाबे उसे अपने जाल में फंसाने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करेगा वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं जानता हूँ कि वो मेरे प्रति बहुत ही ज्यादा सुरक्षात्मक है। शायद यह पिछली रोशन का प्रभाव है। वो मुझे पहले ही बता देती अगर उसे मेरी सलाह चाहिए थी, और इसी कारण मैंने उसे कुछ पूछा भी नहीं। लेकिन हकावे वे लिविता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मैनिपुलेट करने के लिए मेरा इस्तेमाल करने की। तभी पीछे से उसकी नौकरानी बोलती है कि मुझे माफ कर देना माँ महिम, शायद मैंने कुछ गलत सुना। जिस पर रिचार्डिस बोलता है कि तुम्हारे रिएक्शन से लगता है कि तुमने मेरी बात सही सुनी है। अगर वो मुझे अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है तो इसके जवाब में मैं सिर्फ एक ही चीज कह सकता हूँ। यह सुनकर नौकरानी बोलती है कि तो फिर आपकी प्रार्थना यह है कि आप इतने नाजुक तरीके से सजे धजे दिखें कि सुबह की धूप में ही आप गायब हो जाएं। लेकिन यह भी सच है कि आप घातक रूप से आकर्षक हैं, जैसे कि आप एक गुलाब हैं जिसमें एक आकर्षक खुशबू है और साथ ही जानलेवा कांटे भी हैं। ये सुनकर रिचार्डिस बोलता है कि मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ, मुझे भी रिचार्डिस का उपयोग करना चाहिए। रोन, जाओ सर रेमंड को बुलाओ, और हाँ डेम रोजन को नहीं पता चलना चाहिए, और हाँ हैसा उसे भी अपने साथ ले आओ। यह सुनकर इसेरियन पीछे से बोलता है कि हैसा माँ महिम, वो कौन है। रिचार्डिस उसे बताता है कि वो रोजिन का सहायक है। जिसे सुनकर इसेरियन सोचता है कि डेम रोजिन, आखिर इस बार तुमने ऐसा क्या कर दिया है। फिर दूसरी तरफ हमें रोजिन को दिखाया जाता है जहाँ सर काइल और सर पार्टिक भी होते हैं। सर काइल बोलता है कि सुविधा की शादी, यह तो काफी आम बात है, खासकर कुलीन वर्ग के बीच। फिर रोजिन सर काइल से पूछती है कि क्या आप शादीशुदा हैं सर काइल। काइल बोलता है कि अभी तक नहीं, लेकिन मेरी एक मंगेतर है। यह एक अरेंज मैरिज है, लेकिन हमारे बीच काफी अच्छे संबंध हैं। फिर रोजन सर पार्टिक से पूछती है कि आपका क्या है पैट पैट। सर पार्टिक बोलता है मेरे 3 बच्चे हैं। इस पर रोजी पूछती है कि आपकी शादी भी अरेंज मैरिज थी। इस पर सर पार्टिक बोलता है कि तुम इस चेहरे से नहीं बता सकती। यह सुनकर रोजी सोचती है कि तो फिर यह पक्का अरेंज ही होगी। तभी काइल बोलता है कि हमारे नाइट्स में सब जानते हैं कि सर पार्टिक ने प्यार के लिए शादी की है। यह सुनकर रोजी बोलती है नामुमकिन। इस पर पार्टिक गुस्सा होकर बोलता है कि क्या यह अपमान था। तभी सर रेमंड भी वहां आ जाता है और कहता है कि आजकल सुविधा के लिए कौन शादी करता है, यह तो बहुत ही पुरानी बात हो गई है। तभी रोजी बोलती है कि लेकिन सर काइलन ने तो बताया कि यह आम बात है। इस पर रेमंड बोलता है कि आमतौर पर आप यहाँ वहाँ अजीब जोड़े पा सकते हैं, लेकिन शादी एक पवित्र चीज है रोजलिन। यह जीवन में एक बार आने वाला अवसर है जहाँ 2 व्यक्ति एक ही रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं। तो अगर आप किसी से सुविधा के लिए शादी कर रहे हैं जबकि आप उससे शादी नहीं करना चाहते थे, तो यह बिल्कुल बेचे जाने जैसा है। हम इसे पवित्र शादी नहीं कह सकते। तभी सर पार्टिक भी बोलता है यह सच है, अंत में प्यार ही मायने रखता है। तभी पीछे से काइल कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी रेमंड उसके बोलने से पहले ही उसे वहां से लेकर चला जाता है और उसे कुछ समझाता है। फिर काइल वापिस आकर बोलता है कि सुविधा के लिए किए जाने वाली शादियों से हमेशा बचना चाहिए डेम रोजलिन। कृपया मेरे सामने उस लाइन का जिक्र दोबारा ना करें, यह मुझे बहुत भयभीत करता है। इस पर रोशिन बोलती है लेकिन आप तो पहले कुछ और बोल रहे थे। लेकिन तभी काइल उसे रोक देता है और कहता है कि नहीं, आखिर कोई कैसे इतना दयनीय प्रस्ताव दे सकता है। मेरा मतलब है कि जो लोग भी ऐसी व्यवस्था के लिए सुझाव देते हैं वे एक नंबर के बदमाश हैं, बिल्कुल मेरे पिता की तरह। तभी सर रेमंड आगे आ जाता है और सोचता है कि ये तो इसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। फिर रेमंड रोजेन से बोलता है कि सुनो रोजेन, अगर तुम किसी चीज को आसानी से ना पा सको तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें उस चीज को किसी और को सौंप देना चाहिए। जब एक नाइट अपनी तलवार बाहर निकालता है तो उसे लड़ने और उसे जीतने के लिए प्रयोग करना चाहिए। बिना अपने हथियार दिखाए ही हार स्वीकार करना एक अपमान की बात है। आपको याद रखना चाहिए कि आप एक भयंकर नाइट हैं। वह पीछे पार्टी काइल से बोलता है कि हम अरेंज मैरिज से रेमंड के द्वारा नाइटहुड के सुझाव पर कैसे पहुंच गए। काइल उसे बताता है कि उनके अपने कारण हैं।
फिर थोड़ी देर के बाद रोजिन रिचार्डिस के ऑफिस के बाहर होती है। वो अंदर जाने के पहले अपने लॉकर को खोल देती है और अपने जेब में डाल लेती है। फिर वो दरवाजे को नॉक करती है, जिसे सुनकर रिचार्डिस उसे आने के लिए कह देता है। फिर रोजिन दरवाजा खोलकर अंदर जाती है और फिर सामने की ओर देखकर एकदम से चौंक जाती है। जिस चीज को देखकर हमारी रोजिन एकदम से हैरान रह जाती है, वो कोई और नहीं बल्कि हमारे राजकुमार रिचार्डिस की सुंदरता थी। रिचार्डिस को देखकर रोजिन सोचती है, मैं कहीं सपना देख रही हूँ या किसी दिव्य प्राणी को। फिर रोजिन रिचार्डिस से बोलती है कि आप अकेले हैं माँ वहीम। रिचार्डिस बोलता है, अरे हाँ, वे सभी अन्य कामों में व्यस्त थे, इसलिए मैं यहाँ अकेला ही हूँ। इस पर रोजिन बोलती है, लेकिन आपके एस्कोर्ट नाइट्स को कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वे कितने भी व्यस्त हों। तभी रिचार्डिस बोलता है, और इसीलिए मुझे खुशी है कि तुम यहाँ हो रोजलिन। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए तैयार किया है। तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? क्या तुम्हें भूख नहीं लगी है? इस पर रोजिन बोलती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस। तभी रिचार्डिस अपने हाथ में एक अंगूर आगे बढ़ाता है और कहता है कि ये लो, अब इतना भी शर्माओ मत। रोजिन रिचार्डिस के हाथ से अंगूर ले लेती है और उसे खा भी लेती है। फिर तभी रिचार्डिस बोलता है कि तो टीम रोजिन, क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? मैंने सुना है कि तुम हमारे शूरवीरों से बहुत कुछ पूछ रही हो। बोलो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इस पर रोजिन बोलती है कि राजकुमार अकाबे ने मुझे शादी का प्रस्ताव दिया है। यह सुनकर रिचार्डिस अपने मन में बोलता है कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। फिर वो रोजिन से बोलता है कि अच्छा, ऐसी बात है, तो फिर उस कुत्ते के मेरा मतलब बाल्टा के बेटे ने तुमसे क्या कहा? मैं इसके बारे में डिटेल में सुनने के लिए उत्सुक हूँ। फिर रोजिन उसे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर रिचार्डिस बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, चीज़ अभी चुकाने वाली बात नहीं है। एक बात तो यह है कि मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि इलाबेनी ने मुझे निराश किया है, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज को गिराने के लिए उसकी आशा होनी चाहिए। अगर कुछ भी हो तो मुझे आश्चर्य यह है कि वो यह मान लेगा कि इलाबेनी ने आपको पहले ही निराश नहीं किया है। इस पर रोजिन बोलती है, क्या आपको ऐसी बातें कहने की अनुमति है माँ महिम? इस पर रिचर्ड जवाब देता है कि क्यों नहीं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक ना तड़पाने वाली जगह है। तो फिर उन्होंने और क्या कहा? रोजिन उसे बताती है कि लिविता के दरवाजे मेरे लिए हमेशा खुले हैं और वो शादी का प्रस्ताव रख रहा था। यह सुनकर रिचर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मन में बोलता है, वो घिनौना बेवकूफ व्यक्ति, वो इसे मिठाई के साथ रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है। तभी रोशनी बोलती है, माँ महिम, उन्होंने कहा था कि यदि मैं उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लूं तो बाल्टा आपका पक्ष लेगा। फिर रोजिन वो लॉकेट अपनी जेब से बाहर निकालकर रिचार्ड को दिखाती है और कहती है कि उसने आपको राजकुमार एल्पेडियो से और उसकी साई महिमा से बचाने का वादा किया था। माँ महिम, मैं महसाब की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा मानना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी शक्तियाँ अकेले कम पड़ जाएंगी। लोग चोटिल हो जाते हैं और बड़ी आसानी से मर भी जाते हैं, और यह बात मुझे बहुत ज्यादा डराती है। ये सुनते ही रिचार्ड रोजलिन का हाथ पकड़ता है और कहता है कि रोजलिन, कल जिस व्यक्ति से आपने मुलाकात की थी, हो सकता है कि वो आज हमारे बीच ना हो। एक एक करके वे गायब हो सकते हैं, यहाँ तक कि आपके साथ शोक मनाने वाले दोस्त भी अगले दिन चले जाएंगे। आखिर में कल का सामना करने वाला मैं ही एकमात्र व्यक्ति रह जाऊंगा। यह एक बोझ है जिसे मुझे अकेले ही उठाना होगा। इसलिए मैं तुम्हारे डर को समझता हूँ। यह डर मेरे अस्तित्व के मूल में है। किसी को खोना हमारे लिए जाना बचाना और तुरंत होना दोनों है। इसलिए मैं दर्द को समझता हूँ। वो दर्द हमें डरा देता है, वो हमें हर कीमत पर उससे बचने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन रोजलिन, मेरा मानना है कि लोग अपने प्रियजनों के लिए अधिक मजबूत बनने में काबिल है, और तुम सबसे मजबूत और चमकदार तलवार हो जिससे मुझे मजबूत बनने में मदद मिलती है। यह सब कुछ सुनकर रोसलिन रिचार्डिस की ओर देखती है और कहती है कि मैं समझ गई माँ महिम। फिर रिचार्डिस बोलता है कि मेरे लिए तुम्हें अपनी शक्ति को ढूंढना होगा और मैं तुम्हारे लिए अपनी शक्ति की खोज करूंगा। यह कहते ही रिचार्डिस रोजिन के हाथ से वो लॉकेट निकाल देता है और फिर रोजिन कहती है कि मैं यह कभी भी नहीं भूलूंगी। फिर दूसरी तरफ हमें राजकुमार एल्पेडियो का महल दिखाया जाता है, जहाँ हकाबी भी होता है। हकाबी बोलता है कि यहाँ तक कि रात में भी इलेवेनिया का महल चमकदार गौरव से जगमगाता है। मैं कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर है। क्या आप इसे देखने नहीं आएंगे? या शायद इतने सालों के बाद आपके लिए इसका आकर्षण खत्म हो गया है? आप भटके हुए लग रहे हैं। इस पर एलपीडी बोलता है, खैर मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मुझे परेशान करती हैं। असल में शुरुआत आपसे ही होती है। अगर आपको रोजिन को प्रपोज करने की क्या सूझी, आप तो जानते ही थे कि वो मना कर देगी। इस पर अकाबे बोलता है कि इसके विरोध में मुझे महसूस हुआ कि वो कुछ हद तक संतुष्ट थी, लेकिन उसके सहयोगी बिना किसी संदेह के कदम उठाएंगे। इसलिए मुझे पता है कि मुझे अपनी उम्मीदें नहीं बढ़ानी चाहिए। हालांकि वे कहते हैं कि अच्छी शुरुआत ही आधी लड़ाई जीत लेना जैसा है।
यह सुनकर एलपीडी उसे कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है और फिर वो अकाबे से कहता है कि हमारे पास मेहमान आए हैं, आपके खून के पीछे भागने वाले। यह सुनते ही अकाबे एकदम से उठ जाता है और कहता है कि अरे मैंने मान लिया था कि वे कुछ और दिन रुकेंगे, वे शायद असंतुष्ट हो रहे होंगे। फिर अकाबे मोमबत्तियों को लेता है और उन्हें बुझा देता है ताकि कमरे में अंधेरा हो जाए। तभी राजकुमार दियाज भी वहां आ जाता है और कहता है कि मुझे अनुमति दे। यह सुनकर राजकुमार अकाबे अपने सैनिक हक्सुन को पिछड़ने के लिए कह देता है और फिर अपने मन में बोलता है कि शायद ये अच्छी बात है कि ये हथियारे अब सामने आ गए हैं और ये दियाज काफी नाखुश लग रहा है। फिर तभी हमें बोतल के गिरने की आवाज आती है और साथ ही हमें वो सारा खून भी दिखाया जाता है। ये खून किसी और का नहीं बल्कि उस हथियारे का होता है जिसे दियाज ने मार दिया होता है। फिर दियाज पास में पड़े गमले को उठाता है और उस गमले के पानी से अपने खून वाले हाथों को धो लेता है। तभी दियाज की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है और वो इलेवेनिया में पटाखों को देखकर अपने मन में बोलता है कि इलेवेनिया का गौरव मुश्किल से। फिर दूसरी तरफ हमें रेड व्हीलबैरो महल में कैलिस को दिखाया जाता है, जो कि सीधा एक कमरे में बढ़ जाता है और सामने देखता है कि एक आदमी बिना कपड़ों के वहां खड़ा है। उसे देखकर वो एकदम से बाहर निकल जाता है, उस दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ ख्याल आता है जिसे सोचकर वो बोलता है, एक मिनट, ये तो मैं आपको बता दूं कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि मैक्रोन होती है। कैलिक्स मैक्रोन से पूछता है, लेडी मैक्रोन आप कब आए? मैक्रोन बोलती है, काफी देर पहले। तुम इतनी देर क्यों लगी? फिर कैलिक्स उससे पूछता है कि क्या आप कुछ कपड़े चाहेंगे? मैक्रोन बोलती है, नहीं ये चलेगा, मैं जल्दी उड़ान भरने जा रही हूँ, इसलिए यह केवल एक परेशानी ही होगी। फिर कैलिक्स अपने मन में बोलता है, मैं ईमानदारी से आशा करता हूँ कि कोई भी इस पागलपन में ना फंसे। फिर वो मैक्रोन से बोलता है, खैर किसी भी मामले में ये अच्छी बात है कि आप यहाँ हैं। फिर वो मैक्रोन को अपने जेब से निकाल कर कुछ दिखाता है और कहता है कि जिस चीज की मैंने बात की थी वो अब आ चुकी है। उस चाकू को देखकर मैक्रोन बोलती है, हाँ यह बिल्कुल फ्रैगमेंट की तरह ही महसूस हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि यह उसी फ्रैगमेंट की बात कर रही है जिससे अकाबे अपने सैनिकों को राक्षसी मानव बना रहा था। फिर कैलिस उसे बताता है कि मैंने कुछ समय पहले यह चाकू रोजिन को भी दिखाया था, तभी हमें एहसास हुआ कि इसमें किसी प्रकार की अजीब शक्ति घुली हुई है। हालांकि यह बात हाल ही में सामने आई कि यह एक फ्रैगमेंट था। इस पर मैक्रोन बोलती है, हाँ यह निश्चित रूप से साधारण काले जादू से अलग है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे यह वही गहरे लाल रंग की ऊर्जा है जो मैंने बाल्टा में देखी थी। मनुष्य सचमुच प्रभावशाली हैं, उन्होंने ऐसी चीज कैसे बनाई? तभी मैक्रोन एकदम से उस चाकू से अपना हाथ काट देती है, जिसे देखकर कैलिस उनका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप पागल हैं? इस पर मैक्रोन उसके सर पर उंगली मारती है और कहती है कि ओए ओए बच्चे शांत हो जाओ, ये हमें कुछ नहीं कर सकती। इस पर कैलिक्स बोलता है, लेकिन रोजिन ने कहा था कि वो उस टुकड़े के कारण लगभग मर ही गई थी। ये सुनकर मैक्रोन बोलती है, तब बात अलग थी, अब चुपचाप बैठो। यह चीज जो गुस्सा दिखा रही है वो अपने आप में ही काफी भटकाने वाली है। फिर मैक्रोन उस चाकू के साथ कुछ करने ही वाली होती है, लेकिन वह उसे तोड़ ही देती है। फिर हमें काफी पुरानी बात बताई जाती है जहाँ दो बच्चे किसी से भाग रहे होते हैं। एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोलता है कि भागो, अपनी जान बचाने के लिए भागो, हमें छिपना होगा, छाया में भागो, किसी ऐसी जगह जहाँ वे हमें नहीं ढूंढ पाएंगे। इस पर दूसरा बच्चा बोलता है, हाँ लेकिन किससे? ऐसा कहकर वो बच्चा वहीं रुक जाता है और दोबारा उस महल की ओर देखने लग पड़ता है। फिर वो पहला बच्चा दोबारा बोलता है, जल्दी करो, हमें भागना होगा, जल्दी करो। फिर वो दूसरा बच्चा बोलता है कि हाँ लेकिन वहाँ कहीं पर मुझे खून की गंध आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा भारी है। फिर आज के दिन सुबह के समय कुछ नौकरानियां आपस में बात कर रही होती हैं कि मैंने सुना है कि कल रात एक विदेशी राजकुमार की हत्या का प्रयास किया गया। हाँ लेकिन दूसरे राजकुमार ने शाही शूरवीरों को रक्षक के रूप में तैनात कर दिया था, इसलिए उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ये व्हाइट नाइट ऑर्डर के जूनियर नाइट्स थे जिन्होंने हथियारों को पकड़ा। फिर दूसरी तरफ हमें राजकुमार अकाबे को दिखाया जाता है जो रिचार्डिस को शुक्रिया अदा कर रहा होता है। वो रिचार्डिस से बोलता है कि मैं बहुत प्रभावित हूँ राजकुमार रिचार्डिस, मुझे नहीं पता था कि आपने मेरे लिए इतनी सतर्क व्यवस्था की है। यह सुनकर रिचार्डिस सोचता है, काश उसके दुश्मनों ने इस काम के लिए योग्य हथियारे भेजे होते। फिर रिचार्डिस अकाबे से बोलता है, अगर कुछ भी हो मैं आपका आभारी हूँ कि आप इलावेनिया के उत्सवों के लिए ऐसी डरावनी घटना को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हैं। राजकुमार अकाबे अकाबे बोलता है, मैं तो बस एहसान चुका रहा हूँ, आखिरकार आपने मेरी जान बचाई है। फिर अकाबे सोचता है कि जितना मैंने सोचा था यह उससे कई अधिक शांत दिख रहा है। क्या रोजिन ने इसके साथ वो बात नहीं बताई? खैर ऐसी स्थिति में मैं अपनी उम्मीदों को बढ़ाने से खुद को नहीं रोक सकता। तभी रिचार्डिस अपनी जेब से कुछ निकालकर अकाबे को बोलता है, अरे
अरे यहाँ इससे मुझे याद आया, ऐसा लगता है कि आपने उथल पुथल के दौरान कुछ खो दिया है। एक नाइट को यह मिल गया था। फिर अकाबे उस थैले को रिचार्डी से ले लेता है और उसे खोलकर जैसे ही वो देखता है, वो एकदम से हैरान रह जाता है कि उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि उसका लॉकेट होता है जो पूरी तरह से टूट गया था। फिर अकाबे रिचार्डी से बोलता है, अरे मुझे तो पता ही नहीं चला कि यह गायब हो गया था। मैं आपके विचारों की सराहना करता हूँ राजकुमार रिचार्डिस। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि किस नाइट ने इसे उठाया? रिचार्डिस बोलता है, यदि आपको याद हो तो वो सर रेमंड थे, उन्होंने ही आपका गर्मजोशी से स्वागत किया था। ये सुनकर अकाबे बोलता है, अच्छा वो, मैं इससे अधिक आभारी नहीं हो सकता। अच्छा वैसे सेयोंग से मेरे पास भी सर रेमंड की कोई चीज है। ऐसा कहकर हकाबे उसे वो रोशनी का लॉकेट दिखाता है और कहता है कि ये कितना भाग्यशाली है कि मैं इसे उसके असली मालिक को लौटा सकता हूँ। क्या आप इस हार के साथ मेरा संदेश भी पहुंचा सकते हैं? बाल्टन शाही परिवार की इस मूल्यवान वस्तु को वापस करने के लिए धन्यवाद। मैं यह कर्ज चुकाना चाहता हूँ, इसलिए कृपया जब भी आपकी इच्छा हो मुझसे मिलने आए। कृपया आप मेरा संदेश पहुंचा दीजिए। फिर अकाबे अपने मन में सोचता है कि यह बहुत दुखदाई है, यहाँ तक कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए भी, लेकिन मैं इसे आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद हमें राजकुमार रिचार्डिस का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ क्लोई चाय पी रही होती है। तभी रिचार्डिस एकदम से वहां आ जाता है और सीधा आकर इस एरियन से कहता है कि इस एरियन, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि हकाबे भी इसमें उतना ही क्रोधित है जितना मैं हूँ। यह सुनकर इस एरियन सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि वे क्रोधित होगा। रिचार्डिस उसे गुस्से से बोलता है, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तभी सेरिन बोलता है, आप सही कह रहे हैं, मेरा मानना है कि राजकुमार हकाबे कहीं ज्यादा कटु होंगे। टीम रोजन को मनाने का उनका लक्ष्य चकनाचूर हो गया है, खासकर तब जब यह समाचार महामहिम ने अपने आप उन्हें दिया है। यह सुनकर रिचार्डिस रात भरी सांस लेता है और क्लोई से कहता है कि मुझे खेद है कि तुम्हें यह सब देखना पड़ा क्लोई, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्लोई बोलती है, महामहिम, आपने मुझसे यह पता लगाने को कहा था कि हकाबे की हत्या के प्रयास में कौन से कुलीन लोग शामिल थे। इस पर रिचार्डिस बोलता है, ओ वे अयोग्य मूर्ख, वे बेहतर काम क्यों नहीं कर सके? बेहतर होगा कि किसी सूखे आइलैंड पर बिताएं और मेरे रास्ते में आना बंद कर दें। तभी क्लोई बोलती है, मेरे पास एक और अच्छी खबर है जो शायद आपको खुश कर देगी माँ महिम। रिचार्डिस बोलता है, अच्छी खबर? वो क्या? क्लोई उसे बताती है कि यह खबर रोजिन के बारे में है। यह सुनकर रिचार्डिस थोड़ा शर्मा जाता है और क्लोई से कहता है कि कहीं तुम मुझे चिढ़ाने की कोशिश तो नहीं कर रही? लेकिन तभी क्लोई बोलती है, डेम रोजिन की ड्रेस तैयार है और यह बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इससे मुझे याद आता है कि मेरा मानना है कि उसे अभी तक बोल के लिए कोई साथी नहीं मिला है। यह सुनकर रिचार्डिस थोड़ा शर्मा कर बोलता है कि सीधा बात पर आओ। क्लोई बोलती है, ओ लेकिन यह तो अच्छी खबर थी माँ महिम। तो ठीक है, फिर मुझे चलना चाहिए। फिर क्लोई रिचर्ड्स को चिढ़ाकर बोलती है, अरे हाँ ये सही है, मैंने सुना है कि सर नेस्टर भी बिना साथी के हैं और मुझे बताया गया है कि उन्होंने डेम रोजन के दिन के कार्यक्रम के बारे में पूछताछ की है, फूलों की दुकान की ओर भागने से पहले। ओह कितना रोमांटिक है। यह सुनते ही रिचार्डिस वहां से भाग जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे यह पहले बताना चाहिए था। रिचार्डिस को इस तरह भागते हुए देखकर क्लोई बोलती है, यह कितना प्यारा है। फिर दूसरी तरफ हमें नेस्टर को दिखाया जाता है जो डेम रोजनी को फूल दे रहा होता है। रोजी उसे देखकर बोलती है, सर नेस्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? ऐसा उसे देखकर सोचता है, अरे ये फिर से आ गया। फिर नेस्टर अपने फूलों को रोजनी के आगे बढ़ाता है, जिसे देखकर ऐसा सोचता है कि यह दिन के बीच में फूलों की दुकान पर जाकर अपने कर्तव्यों को अनदेखा नहीं कर रहा। काश मामाइम को इस बात का पता होता। एक मिनट, शायद वो पहले से ही जानते होंगे। ये देखते हुए कि उनको उस घटना के बारे में भी पता चल गया था। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार रिचार्डिस को रोजी और अकाबे के बारे में हैसा से ही पता चला होता है और इसके लिए हैसा ने उनसे माफी भी मांग ली थी, जिसका जवाब रिचार्डिस ने यह दिया था कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। डेम रोजी ने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है और मुझे यकीन है कि वो सच्चे पश्चाताप की बेहतर न्यायाधीश है। आप सभी इस मामले में सावधानी बनाए रखेंगे। वो बातें याद करके हैसा अपने मन में सोचता है कि उन्होंने मुझ पर अपना विश्वास रखा है, इसलिए मुझे उन्हें दूसरी बार निराश नहीं करना चाहिए। तभी उसे नेस्टर के द्वारा सुनाई देता है कि यदि आपके पास बॉल खेलने के लिए कोई साथी नहीं है, जिसे सुनकर वो एकदम से सोचता है, लेकिन पहले मुझे इनकी हरकत पर रोक लगानी होगी। फिर वो नेस्टर से कहता है कि डेम रोजन के पास पहले ही से ही बॉल के लिए एक साथी है, शायद आपको इसके बारे में अगले जन्म में प्रयास करना चाहिए। ये सुनकर नेस्टर एकदम से हैरान रह जाता है। तभी हैसा उसके हाथों से फूलों को छीन लेता है और कहता है कि अब यदि आप हमें क्षमा करें सर नेस्टर, मुख्य महल में जल्द ही डेम रोजन की आवश्यकता है, मैं इसे सुरक्षित और सही सलामत रख दूंगा। और फिर वो अपने मन में सोचता है, डेम रोजिन के कमरे के अलावा कहीं भी। हैसा को देखकर नेस्टर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो रोजी से पूछता है कि डेम रोजिन, यदि आपको ज्यादा परेशानी ना हो तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका पार्टनर कौन है? यह सुनकर रोजी बोलती है, मेरा पार्टनर?
वो कौन है? ये सुनकर नेस्टर हैसो से बोलता है, तो इसका मतलब कि यह झूठ बोल रहा था। हैसा थोड़ा घबरा कर बोलता है, खैर वो, लेकिन तभी रिचार्डिस पीछे से आ जाता है और कहता है कि वो मैं हूँ। रिचार्डिस को देखकर रोजलिन काफी ज्यादा हैरान रह जाती है और कहती है कि क्या मैं आपके साथ बॉल में भाग ले रही हूँ मामीम? रिचार्डिस बोलता है, हाँ, क्या तुम्हें सूचित नहीं किया गया? मुझे लगा कि क्लोई ने खबर बता दी होगी। वो अपनी शादी की तैयारियों में बहुत व्यस्त रही होगी। रिचार्डिस हैसा के कंधे पर हाथ रखता है और उसकी ओर देखकर उसे आंख मारते हुए कहता है कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया। फिर थोड़ी देर के बाद दूसरी तरफ शादी के हॉल में प्रेयर बोली जाती है। इतलबीम के प्रकाश में जो भी अमर प्रेम के लिए निर्णय लेते हैं उन्हें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। प्रेम टूट सकता या बदल सकता है, लेकिन विवाह की पवित्र शपथ अनंत काल तक रहने वाली है। जब तक मौत उन्हें अलग न कर दें, सर्वशक्तिमान इतलबीम आपके वादे को आशीर्वाद देंगे और इस प्रकार आपकी दिव्य शपथ सदैव बनी रहेगी। यह देखकर सभी नाइट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और इसी के साथ सर रेमंड और क्लोई दोनों इस विवाह के बंधन में एक दूसरे के साथ बन जाते हैं। और फिर तभी रिचार्डिस भी एक फूल लेकर आगे आ जाता है और कहता है कि इसी के साथ मैं दूल्हे और दुल्हन की प्रतिज्ञा इदलबीम तक पहुंचाता हूँ। और इसी के साथ रिचार्डिस उन फूलों को पवित्र शक्ति में बदलकर उन्हें इदलबीम का आशीर्वाद दे देता है। ये देखकर सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और तालियां बजाते हैं। फिर क्लोई भी सबको उनके विशेष दिन पर आने के लिए धन्यवाद कहती है। फिर वो सभी से बोलती है कि मैं जानती हूँ कि यह हर किसी के लिए वर्ष का व्यस्त समय है, इसलिए कृपया आज का दिन आनंद पूर्वक बिताएं। तभी सर रेमंड को पीछे से एक आवाज आती है। पीछे कोई और नहीं बल्कि राजकुमार दियाज होता है। वो रेमंड और क्लोई को तहे दिल से उन्हें बधाई देता है। दियाज को देखकर रेमंड बोलता है, माँ महिम इतनी दूर आने के लिए धन्यवाद। इस पर दियाज बोलता है, बेशक मुझे यहाँ होना चाहिए। मैं जानता हूँ कि इस दिन के आने के लिए आपने कितनी देर तक इंतजार किया है। मैं दिलबीम से प्रार्थना करता हूँ कि आपके आने वाले दिन केवल खुशी भरे होंगे। दियाज से यह सब कुछ सुनकर रेमंड अपने मन में सोचता है कि राजकुमार दियाज ने अपनी मर्जी से हकाबे से संपर्क स्थापित कर लिया है। हकाबे ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है, लेकिन उसने ऐसे समय में दुश्मन के इलाके में कदम रखने का साहस किया। इसका केवल यह मतलब हो सकता है कि हवा में बदलाव आ गया है। तभी रेमंड एकदम से दियाज को काफी जोर से हक कर लेता है और कहता है कि हाँ, मैं इसके लिए लंबे समय से इंतजार कर रहा था। मैं सचमुच खुश हूँ कि आप यहाँ हैं और जब ऐसा होगा तो हर कोई एक ही रास्ता नहीं अपनाएगा। फिर दूसरी तरफ हमें कैलिस को दिखाया जाता है, जो कि सोच रहा होता है कि ब्रदर राजकुमार का फैक्शन रेड वैगन व्हील इनमें से किसी में भी व्यक्तिगत रूप से कुछ भी कहने का साहस नहीं है। तभी मैक्रोन भी वहां आ जाती है और कहती है कि मुझे आश्चर्य है कि मेरी ट्रूसिन को पता है या नहीं कि उसका भाई बिना दोस्तों के है। इस पर कैलिस बोलता है, मैंने सोचा था कि आज मैं तुम्हारे चिढ़ाने से मुक्त हो जाऊंगा। फिर मैक्रोन बोलती है कि मैं चिढ़ा नहीं रही हूँ, मैं ईमानदार बन रही हूँ। ओ काश रोजिन को पता होता कि उसका भाई दोस्त ना होने के दर्द को कम करने के लिए शराब पीने लगा है। फिर कैलिक्स मैक्रोन से बोलता है कि ऐसा लगता है कि आजकल आप ज्यादातर मानव रूप धारण करने लगे हैं, ऐसा क्यों? इस पर मैक्रोन बोलती है, ऐसा क्यों? खैर मैंने वो सब कुछ देख लिया है जो मुझे देखना था, इसलिए अब मैं जा रही हूँ। मैं बस इतना ही कहना चाहती थी। इस पर कैलिक्स बोलता है, आप यहाँ नहीं रुक रही, आप कहाँ जा रही हो? मैक्रोन उसे बताती है कि मैं महल की खोज करने के लिए जा रही हूँ। दोस्तों ऐसा लगता है कि इस महल में कोई बड़ा राज छिपा हुआ है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको हर चीज ढंग से समझा दूंगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप नेक्स्ट पार्ट जल्दी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट भी जरूर लिखें।